कमरे या कोठरी की दीवार के साथ एक चारपाई बिछी हुई थी। चारपाई उठाकर परे फेंक दी गई। इसके नीचे भारी मकदार में असला और गोला बारूद का जखीरा और 7 क्लशनकोफे और इनके मैगजीन पड़े थे। कमांडो शेर खान ने दरवाजे की तरफ मुंह करके आवाज दी, मियाँ खान, दिलदार अहमद, अंदर ले आओ जल्दी। ये इन दहशतगर्दों की लाशें थी जिन्हें अपने कमांडोज ने एक्शन शुरू होने से पहले हलाक किया था। शेर खान ने अपने नायब कमांडो गुल खान से कहा, लाशों को चेक करो, अगर कोई अभी जिंदा है तो इसके सर में शूट करो। कमांडो मियाँ खान और कमांडो दिलदार अहमद दरख्तों के नीचे अलग अलग पड़ी हुई दहशतगर्दों की लाशों को घसीटते हुए कोठरी के अंदर ले आए। गुल खान ने कोठरी के अंदर वाली दहशतगर्दों की लाशों को चेक करने के बाद शेर खान को रिपोर्ट की, सर, दुश्मन का कोई आदमी जिंदा नहीं है। ठीक है, कोठरी को बंद करके अपना ताला लगाओ, लालटेन को बुझा दो। लालटेन इसी वक्त बुझा दी गई। कमांडो पार्टी कोठरी से बाहर आ गई। कमांडो गुल खान ने कोठरी को ताला लगा दिया। शेर खान ने कमांडो दिलदार खान से कहा, दिलदार खान, तुम निकलने से पहले पहले ट्रक लेकर आओगे और असला और लाशें इसमें डालकर ट्रक को अच्छी तरह से ढक कर हेडक्वार्टर रिपोर्ट करोगे। ठीक है सर, दिलदार खान ने कहा। कमांडो शेर खान ने स्टीन गन वाला हाथ ऊपर उठाकर कहा, हमारा मिशन अल्लाह के फजल से मुकम्मल हो गया है, वापस हेडक्वार्टर की तरफ चलो। शेर खान की कमांड में ये कमांडो पार्टी पिछली रात की तारीकी में तरकई डोमेली के जंगल से निकलकर एक कस्बे में पहुंची, जहां एक चारों तरफ से बंद गैर फौजी ट्रक की ड्राइविंग सीट पर बैठा ड्राइवर इनका इंतजार कर रहा था। कमांडो पार्टी वहां पहुंचते ही ट्रक में सवार हुई और ट्रक रात के अंधेरे में एक तरफ रवाना हो गया। हम ये नहीं बताएंगे कि वो कौन सा तरफ रवाना हुआ, क्योंकि मसलहत का यही तकाजा है कि हम इन जगहों को सीगा राज में रखेंगे। दिन काफी निकल चुका था जब कमांडो शेर खान अपने नायब गुल खान के साथ एक पुरानी इमारत के सादा से कमरे में पहुंचा, जहां इनका कमांडिंग ऑफिसर इनका इंतजार कर रहा था। हम इस कमांडिंग ऑफिसर का नाम भी नहीं लिखेंगे, आप इन्हें सीईओ कह सकते हैं। जैसे ही कमांडो शेर खान अपने नायब कमांडो गुल खान के हमरा कमरे में दाखिल हुआ और इन्होंने अस्सलाम वालेकुम कहा, सीईओ ने अपने सामने मेज पर पड़े हुए मोमी कागज पर बने हुए नक्शे पर से नजरें उठाकर इन्हें देखा और उठकर इनसे बारी बारी हाथ मिलाया और कहा, मुबारक हो मुजाहिदो, तुम्हारा मिशन कामयाब रहा, बैठो। शेर खान और गुल खान कुर्सियों पर बैठ के सीईओ ने नक्शे पर उंगली रखते हुए कहा, इस नक्शे से हमें इन जगहों का इल्म हो गया है जिन्हें दहशतगर्द अपना निशाना बनाने वाले थे। हमने वहां सिक्योरिटी का पूरा बंदोबस्त कर लिया है। जो असला हमें हाइडआउट से मिला है वो इसराइल की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का बना हुआ है। ये असला इसराइली हुकूमत ने भारत को सप्लाई किया है। बाकी बातें कल होंगी, अभी तुम लोग जाकर आराम करो। कमांडो शेर खान और कमांडो गुल खान अस्सलाम वालेकुम कहकर सीईओ के कमरे से बाहर निकल आए। वहां से वो वापस अपने अपने क्वार्टर में आ गए। खाना खाने के बाद वो सो गए और शाम को बेदार हुए। रात के खाने के बाद कमांडो गुल खान, जो शेर खान का नायब था, शेर खान के क्वार्टर वाले कमरे में आ गया। इसने देखा कि कमरे की बत्ती जल रही थी और कमांडो शेर खान चारपाई पर नीम दराज दीवार से टेक लगाए एक एल्बम देख रहा था। शेर खान एल्बम में लगी हुई एक फोटो देखने में इस कदर महू था कि इसने गुल खान की तरफ कोई तवज्जो न दी। गुल खान शेर खान का नायब भी था और इसका दोस्त भी था। वो खामोशी से चारपाई के साथ लगी हुई छोटी मेज के पास आराम कुर्सी पर बैठ गया। कुछ देर के बाद शेर खान ने निगाहें उठाकर गुल खान की तरफ देखा और कहा, तुमने मुझसे कई बार सवाल किया था कि मैं जो मुल्क की एक मशहूर फर्म में इतने अच्छे ओहदे पर मुलाजिम था और 1 माह बाद मेरी तरक्की भी होने वाली थी, एकदम सब कुछ छोड़कर मुल्क में जराइम और दहशतगर्दी के खिलाफ जिहाद करने वाली तंजीम के कमांडो ट्रेनिंग सेंटर में क्यों आ गया? मैंने तुम्हें कभी इस सवाल का जवाब नहीं दिया था। आज मेरा जी चाहता है कि तुम्हें बता दूं कि यह इनकलाब मेरे अंदर कैसे आया और मैंने इतनी अच्छी मुलाजमत छोड़कर इस कमांडो तंजीम में शिरकत क्यों की। शेर खान ने एल्बम में से एक फ़ोटो निकाल कर गुल खान को दिखाई। इस फोटो में एक खुश शक्ल खातून 2.5-3 साल के लड़के को अपने साथ लगाए मुस्कुरा रही थी। कमांडो शेर खान ने कहा, ये मेरी बीवी आरफा और मेरे इकलौते बेटे आमिर की फ़ोटो है। मेरी शादी को 3.5 साल हुए थे। हम दोनों मियाँ बीवी एक दूसरे से
बहुत मोहब्बत करते थे। अल्लाह ने हमें आमिर की शक्ल में एक प्यारा सा लड़का अता किया था, तो हमारी मोहब्बत के रिश्ते और गहरे हो गए। मुझे याद है जब कभी मुझे मुलाजमत के सिलसिले में किसी दूसरे शहर जाना पड़ता तो मेरी बीवी आरफा खत में लिखती थी, शीरी तुम घर में नहीं होते तो घर की एक एक चीज मुझे तुम्हारी याद दिलाती है। आमिर बार बार मुझसे पूछता है, डैडी कहाँ है मामा, डैडी को बुलाओ, मैं डैडी के पास जाऊंगा, वो तुम्हें बहुत याद करता है। मैं इसे इधर उधर की बातों से बहलाने की कोशिश करती रहती हूँ। वो दिन कब आएगा जब तुम घर में दाखिल होगे और मैं तुम्हारा मुस्कुराता हुआ चेहरा देखूंगी और तुम आमिर को गोद में उठाकर प्यार करोगे। कमांडो शेर खान ने गहरा सांस लिया और खामोश हो गया। गुल खान ने इसके सामने कुर्सी पर बैठा शेर खान का फैमिली फोटो देख रहा था। शेर खान कहने लगा, इस रोज हमारे बेटे आमिर की सालगिरह थी। कमरा मेहमानों से भरा हुआ था, रंग बिरंगे झंडियां और गुब्बारे लगे थे। मेरे बेटे आमिर ने बड़े खूबसूरत कपड़े पहने हुए थे। इसे ढेर सारे तोहफे मिले थे। आमिर को खिलौना मशीन गन बड़ी पसंद थी। मैंने इसे खिलौना मशीन गन का ही तोहफा दे दिया। वो अपनी दादी की गोद में बैठा मुस्कुरा रहा था। सारा घर रोशनियों में जगमग कर रहा था। आरफा ने भी खूबसूरत कपड़े पहन रखे थे। वो मेहमान औरतों से मुस्कुरा मुस्कुरा कर बातें कर रही थी। मेज पर केक पड़ा था जिस पर नन्ही नन्ही मोमबत्तियां रोशन थी। फिर आरफा ने बेटे आमिर को गोदी में उठाया और केक के पास ले जाकर कहा, आमिर बेटा फूंक मारकर मोमबत्तियां बुझाओ। आमिर ने आहिस्ता से फूंक मारी। सिर्फ एक मोमबत्ती बुझी, बाकी की मोमबत्तियां आरफा ने बुझा दी। सामने तालियां बजाकर सालगिरह की मुबारकबाद दी। हैप्पी बर्थडे टू यू। मेहमानों में केक काट कर तकसीम किया गया। चाय आ गई। नन्ना आमिर दादी की गोदी में बैठा खिलौना मशीन गन का ट्रिगर बार बार दबाने लगा। मशीन गन की नाली में से तड़तड़ की आवाज के साथ शराले से निकलते जिन्हें देखकर आमिर बहुत खुश होता। सालगिरह की तकरीब रात गए तक जारी रही। फिर एक एक करके सारे मेहमान सालगिरह मुबारकें देते रुखसत हो गए। मैं, मेरी वालदा और आरफा बेटे आमिर को लेकर अपने बेडरूम में आ गए। बेटा आमिर बार बार खिलौना मशीन गन को चला रहा था और खुश हो रहा था। फिर अचानक खिलौना मशीन गन बंद हो गई। बेटा आमिर रोने लगा, डैडी ये खराब है, डैडी ये खराब है। आरफा ने कहा, लो मुझे दिखाओ। इसने भी चलाने की कोशिश की मगर खिलौना मशीन गन ना चली। फिर मैंने इसे चेक किया। मालूम हुआ कि इसके सेल पुराने थे जो अब काम नहीं कर रहे। मैंने कहा, मैं अभी मार्केट में जाकर नए सेल खरीद कर लाता हूँ। इस वक्त बाहर आसमान पर बादल छा रहे थे और हल्की हल्की बिजली भी चमकने लगी थी, जिसकी चमक बेडरूम की खिड़की में से नजर आ जाती थी। वालदा और आरफा ने मुझे रोका कि इतनी रात हो गई है, बारिश भी आने वाली है, मैं ना जाऊं, सुबह सेल आ जाएंगे। लेकिन मुझे अपने बेटी की खुशी मंजूर थी जो खिलौना मशीन गन के ना चलने से उदास हो गया था। मैं उसकी सालगिरह के दिन इसे उदास नहीं देख सकता था। मैंने आरफा से कहा, चौक वाला स्टोर खुला होगा, मैं अभी सेल लेकर आ जाऊंगा। और मैं सबके मना करने के बावजूद मकान से बाहर निकल आया। बाहर बिजली किसी वक्त जरूर चमक रही थी मगर बारिश नहीं हो रही थी। मुझे क्या मालूम था कि इस रात मुझ पर कितनी बड़ी क़यामत गुजरेगी। इसके बाद अलमनाक दास्तान हम आपको सुनाते हैं। शेर खान अपने मकान से निकलकर तेज तेज कदमों से मार्केट की तरफ चल पड़ा। रात के 11 बजे का वक्त होगा। बिजली चमक रही थी। बादलों की हल्की हल्की गरज भी सुनाई देने लगी थी। शहर की सड़कें सुनसान थी। दूर कुछ फासले पर मार्केट की रोशनियां झिलमिला रही थीं। शेर खान इसी मार्केट की तरफ जा रहा था। एन इस वक्त शेर खान के मकान की खिड़की के पास 4 भारतीय दहशतगर्द नमूदार हुए। इन्होंने स्याह चादरों में अपने मुंह सर छुपा रखे थे। इनके हाथों में क्लैशनकोफ थी। बिजली चमक चमक कर इनके खौफनाक चेहरों को दिखा रही थी, मगर वहां रात के सन्नाटे में इन्हें देखने वाला कोई नहीं था। एक दहशतगर्द खिड़की के शीशे के करीब मुंह ले जाकर अंदर देखने की कोशिश करता है। खिड़की के अंदर की जानिब पर्दा लटक रहा था, लेकिन दरमियान में थोड़ी सी जगह खाली है जहां से अंदर का मंजर दिखाई दे रहा है। कमरा खाली है। इस वक्त बेडरूम में शेर खान की वालदा सोफे पर बैठी तोहफे में मिले हुए डब्बों को खोल खोल कर देख रही है। शेर खान की बीवी आरफा पलंग पर बेटे आमिर के पास बैठी इसकी तरफ देख रही है।
आमिर खिलौना मशीन गन को चलाने की बार बार नाकाम कोशिश कर रहा है। आरफा कुछ कुछ परेशान है। बाहर बादलों की हल्की गरज सुनाई देती है। शेर खान की वालदा परेशान होकर कहती है, खुदा खैर करे, शेर बेटे को इस वक्त बाहर नहीं जाना चाहिए था। आरफा परेशान सी होकर कहती है, मैंने तो इन्हें मना किया था। मगर आमिर जिद करने लगा। इस वक्त चारों दहशतगर्द एक एक करके खिड़की में से कूद कर बेडरूम के साथ वाले कमरे में आ चुके थे। दूसरे कमरे से किसी चीज के गिरने की आवाज आती है। शेर खान की वालदा ने घबरा कर कहा, या अल्लाह, ये कैसी आवाज थी। अभी ये जुमला इस बूढ़ी खातून की जुबान पर ही था कि बेडरूम का बंद दरवाजा धड़क से खुला और चारों दहशतगर्द अंधाधुंध क्लाशनकोफों के बर्स्ट फायर करते बेडरूम में दाखिल हो गए। एक लाइन में खड़े होकर इन्होंने शेर खान की बूढ़ी वालदा, इसकी बीवी आरफा और बेटे आमिर पर गोलियां बरसानी शुरू कर दी। चंद सेकंड के अंदर अंदर बेडरूम में खून में नहाई हुई तीनों लाशें पड़ी थी। इसके फौरन बाद चारों दहशतगर्द जिस तरफ से आए थे इसी तरफ फरार हो जाते हैं। बेडरूम में मौत का सन्नाटा तारी हो जाता है। शेर खान की वालदा की लाश सोफे पर पड़ी है। आरफा की खून में लथपथ लाश पलंग पर अपने बेटे आमिर को सीने से लगाए बेहिस्सो हरकत पड़ी है। जैसे ही दहशतगर्दों ने फायरिंग शुरू की थी, आरफा ने चीख मारकर आमिर को अपने सीने से लगा लिया था। आमिर का जिस्म अपनी मां के जिस्म के साथ ही गोलियों से छलनी हो गया था। सिर्फ बिजली चमक रही है, बादल गरज रहे हैं और कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही। मकान के सदर दरवाजे पर शेर खान नमूदार होता है। इसके हाथ में प्लास्टिक का लिफाफा है जिसमें खिलौना मशीन गन के नए सेल पड़े हुए हैं। इसे कोई खबर नहीं कि इसके खानदान पर क्या क़यामत गुजर गई है। वो दरवाजा खोलकर ड्राइंग रूम में दाखिल होता है और वहीं से पुकार कर कहता है, बेटा आमिर, मैं तुम्हारे सेल ले आया हूँ। वो बेडरूम की तरफ बढ़ा। इसको अजीब किस्म की खामोशी का एहसास हुआ। इसने बेडरूम का दरवाजा खोल दिया। अंदर इसे जो खन्नैन मंजर नजर आया, इसने शेर खान पर सख्ता तारी कर दिया। 2 सेकंड के लिए वो जैसे बिल्कुल पत्थर हो गया। फिर प्लास्टिक का लिफाफा इसके हाथ से गिर पड़ा। वो चीख मारकर वालदा की लाश की तरफ बढ़ा। फिर पागलों की तरह पलंग पर आरफा और अपने बेटे की खून में नहाई हुई लाशों के पास आकर दाड़े मार मार कर रोने लगा। इसकी बीवी आरफा मर चुकी थी। इसकी वालदा मर चुकी थी। इसने बेटे की लाश को अपने सीने से लगा लिया और पागलों की तरह रोने और बेटे को आवाजें देने लगा। अचानक इसके बेटे के हलक से हिचकी की सी आवाज निकली। शेर खान को कोई होश नहीं था कि वो कहाँ है और जहां है वहां क्या हो चुका है, क्या हो रहा है। इसका दिमाग बंद हो गया था। इसके कानों में आंधियां चल रही थी। बेटे की हिचकी आवाज पर इसने चीख कर कहा, बेटे आमिर, बेटे आमिर, और इसे सीने से लगाकर दीवानावार बेडरूम से निकलकर ड्राइंग रूम में आया। वहां से बच्चे की नीम जान लाश को सीने से चिमटाए दौड़ता हुआ मकान के दरवाजे से बाहर निकलकर सड़क पर आ गया। इसने सड़क पर एक तरफ दौड़ना शुरू कर दिया। बिजली रह रह कर चमक रही थी। बादल गरज रहे थे। पीछे से किसी गाड़ी की रोशनी इस पर पड़ी। वो सड़क के दरमियान खड़ा हो गया और चीख चीख कर कहने लगा, मेरे बेटे को बचा लो, मेरे बेटे को बचा लो, मुझे अस्पताल पहुंचा दो। लेकिन गाड़ी इसके पहलू से होकर आगे निकल गई। शेर खान बच्चे की लाश को उठाए दौड़ने लगा। पीछे से एक और गाड़ी आ रही थी। शेर खान वहीं रुक गया। इसने हाथ देखकर चीख चीख कर कहा, मेरे बेटे को अस्पताल पहुंचा दो, मेरा बेटा अभी जिंदा है, खुदा के लिए हमें अस्पताल पहुंचा दो। गाड़ी इसके करीब आकर रुक गई। एक बुजुर्ग खुद गाड़ी चला रहा था। इन्होंने दरवाजा खोलकर कहा, जल्दी से अंदर आ जाओ। शेर खान खून में डूबी हुई अपने बच्चे की नीमजान लाश को लेकर गाड़ी में दाखिल हो गया। गाड़ी तेजी से एक अस्पताल की तरफ दौड़ने लगी। 2-3 सुनसान सड़कों पर से गुजरने के बाद गाड़ी एक अस्पताल के पोर्च में आकर रुक जाती है। शेर खान बच्चे को सीने से लगाए तेजी से गाड़ी में से निकलता है और अस्पताल के कॉरिडोर में दौड़ते हुए चीख चीख कर पुकारने लगा, डॉक्टर डॉक्टर, मेरे बच्चे को बचा लो। एक कमरे में से एक डॉक्टर और एक नर्स बाहर निकल आए। शेर खान ने बराई हुई आवाज में कहा, डॉक्टर, मेरे बच्चे को गोलियां लगी हैं, यह अभी जिंदा है, इसे बचा लो। दीवार के साथ एक स्ट्रेचर लगा हुआ था। नर्स जल्दी से स्ट्रेचर को खींच कर लाई। डॉक्टर ने शेर खान से नीम मुर्दा आमिर को लेकर स्ट्रेचर पर डाला और नर्स से कहा, नर्स, ऑपरेशन थिएटर। डॉक्टर और नर्स स्ट्रेचर को कमरे में दाखिल हो गए।
जिसके बाहर ऑपरेशन थिएटर लिखा हुआ था। शेर खान के अपने बदन से जैसे जान निकल गई थी। वो बेजान सा होकर ऑपरेशन थिएटर के बाहर खाली बेंच पर बैठ गया। फिर जल्दी से उठकर पागलों की तरह इधर से उधर टहलने लगा। इसके आंसू खुशक हो चुके थे। वो फटी फटी आंखों से हर आने जाने वाले को देख रहा था। बार बार इसकी निगाहें ऑपरेशन थिएटर के दरवाजे की तरफ उठ जाती थीं। इतने में दरवाजा खुला। डॉक्टर बाहर निकला। शेर खान दौड़कर उसके पास गया। इसने बेताबी से पूछा, डॉक्टर साहब, मेरा बच्चा जिंदा है ना? डॉक्टर ने शेर खान के कंधे पर हाथ रखकर अफसुदगी से कहा, हौसला करो, खुदा को यही मंजूर था। शेर खान की आंखों के आगे अंधेरा छा गया। फिर इसे महसूस हुआ कि वो अंधेरे बारीक लहरों के बगोले में फंस गया है। वो दीवानावार ऑपरेशन थिएटर में घुस गया। स्ट्रेचर पर इसके अकलौते बेटे आमिर की लाश पड़ी थी। नर्सें और दूसरे डॉक्टर इसकी तरफ लपके, मगर शेर खान को किसी की कुछ खबर नहीं थी। इसे यूं महसूस हो रहा था जैसे वो सारी दुनिया में अकेला रह गया है और इसके सामने इसके बेटे की लाश है। इसने बेटे की लाश उठाई और इसे सीने से लगाए। सर झुकाए ऑपरेशन थिएटर से बाहर आ गया। ना इसकी आंखों में आंसू थे, ना इसके हलक से कोई आवाज निकल रही थी। चेहरा जर्द पत्थर की तरह साकर था। वो यूं चल रहा था जैसे कोई इसे धकेल रहा है। ये गम की इंतहाई शक्ल थी। वो अस्पताल से बाहर आया तो बारिश हो रही थी, जैसे आसमान इसके गम पर आंसू बहा रहा था।